तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं और ये पूछे जा सकते हैं। ये साल 2019 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव है जो आज मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था कि फिजिक्स और बायोलॉजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा और मैथ और केमिस्ट्री जो विकास है उसके द्वारा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं चालू कर रहा हूँ 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव 2019 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव का। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? पहला केचुआ, दूसरा मेढक, तीसरा मछली या चौथा सभी। तो इसमें उभयलिंगी जो है वो हमारा केचुआ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेढक 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 और मछली और सभी। तो केचुआ उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे केचुआ द्विलिंगी भी लिखा हो जाएगा, तो उससे उभयलिंगी ना हो तो द्विलिंगी भी मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन अवशेषी अंग है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसमें से कौन अवशेषी अंग है? पहला रीढ़ की हड्डी, दूसरा अंगूठा, तीसरा अपेंडिक्स या सभी। तो अवशेषी अंग कहने का मतलब जिसका कोई कार्य न हो, हमारे शरीर में है लेकिन उसका कोई कार्य नहीं है, उसी को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। तो पहला रीढ़ की हड्डी है, वो नहीं रहता तो हम ठीक से खड़े नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। दूसरा अंगूठा है, इसकी सहायता से हम लिख सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। तीसरा अपेंडिक्स जो है ये हमारा शरीर में है पर इसका कोई कार्य नहीं है। पहले इसका कार्य था, जो जैसे गाय जैसे जानवरों में गाय हो गया, उसमें अपेंडिक्स का कार्य होता है। जैसे पत्ता गाय खाती है, उसको पचाने उचाने में इसका कार्य है, लेकिन हमारे शरीर में इसका कोई कार्य नहीं है और ये यही बढ़ जाता है तो हमारे शरीर से काट के इसे अलग कर दिया जाता है अपेंडिक्स को। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पहला वन संरक्षण से, दूसरा मृदा संरक्षण से, तीसरा जल संरक्षण से या सभी। तो चिपको आंदोलन जो है वो वन संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मृदा संरक्षण के बारे में जान लेते हैं। मृदा संरक्षण 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। मृदा संरक्षण 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका अर्थ क्या होता है? जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकता है, जो मृदा को अपने स्थान से हटाने से रोकता है। तो ये हो गया हमारा 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। जल संरक्षण, तो जल संरक्षण के बारे में जानते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च 1993 में शुरू हुआ था। विश्व संरक्षण दिवस 22 मार्च 1993 में चालू हुआ था। विश्व संरक्षण दिवस 22 मार्च 1993 में सब चालू हुआ था। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब चालू हुआ था? तो 22 मार्च 1993 को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जल संरक्षण अधिनियम 26 मार्च 1974 में लागू हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम, यहाँ तो 22 मार्च किसका था? तो जल संरक्षण दिवस 22 मार्च 1993 को, और जल संरक्षण अधिनियम 26 मार्च 1974 को। 26 मार्च 1974 को। जल अधिनियम 26 मार्च 1974 को लागू हुआ था। ठीक है, जल अधिनियम 26 मार्च 1974 को लागू हुआ था। और जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च 1993 को। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा 4 नंबर है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। पहला घेघा रोग, दूसरा मधुमेह, तीसरा एड्स या चौथा सभी। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, कहने का मतलब घेघा रोग जो यहाँ पे हो जाता है, गला फूल जाता है, उसी को घेघा रोग कहते हैं। और मधुमेह जो होता है इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। ठीक है। एड्स जो होता है असुरक्षित यौन संपर्क बनाने से फैलता है एड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जगह घेघा। तो नेक्स्ट हमारा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव है कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। पहला वृद्धि हार्मोन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा दोनों या कोई नहीं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और इंसुलिन जो होता है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन और अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 6ठा नंबर अमीबा अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। पहला मुकुलन, दूसरा विखंडन, तीसरा बीजाणु जनन या कोई नहीं। तो अमीबा पहला हमारा मुकुलन। तो मुकुलन जनन की वो विधि जिसमें किसी जीव के ऊपर एक उभार या कलिका उत्पन्न होती है। ठीक है, उसे ही मुकुलन कहते हैं। तो अमीबा अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा होता है। तो मुकुलन। तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। विखंडन जब जीव 2 भागों में बढ़ता है तो उसी को हम विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा जो हो गया वो जीव है, ये अमीबा होता है। ये आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। तो अमीबा का अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। तो विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। और बीजाणु जनन में क्या होता है। बीजाणु जनन अलैंगिक जनन की एक उत्तम विधि है। यह शैवाल एवं कवक में पाए जाते हैं। ठीक है, बीजाणु जनन एक अलैंगिक जनन की उत्तम विधि है। ये शैवाल और कवक में पाई जाती है। तो 6 का आंसर हमारे पास हो जाएगा विखंडन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। पहला पुंकेसर, दूसरा स्त्री केसर, चौथा अंडाशय, तीसरा अंडाशय, चौथा सभी। तो पुंकेसर ये पुरुष से संबंधित है। पुंकेसर यानी पुरुष। ठीक है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो पुंकेसर का कार्य है परागकण को बनाना। ठीक है, परागकोश में परागकण को बनाना। तो परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाल पर जाकर चिपकती है। ठीक है, तो पुंकेसर हमारे पास नहीं रहेगा। स्त्री केसर ये तो स्त्री केसर फूल से संबंधित है, लेकिन स्त्री केसर का भी 3 भाग होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, तो ये फल नहीं बनाता है। स्त्री केसर जो होता है वो फल नहीं बनाता है। तो ये भी हमारा रहेगा अंडाशय जो होता है वो फूल का क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। अंडाशय जो होता है वो फल में बदलता है। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। पहला जीभ द्वारा, दूसरा कुटपाड़ द्वारा, तीसरा मुंह द्वारा या सभी। तो अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कुटपाड़ द्वारा पकड़ता है, ना कि जीभ द्वारा और ना मुंह द्वारा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है। पहला पेप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज या चौथा सभी। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो वसा पर कार्य करता है। तो पेप्सिन पहला हमारे पास ऑप्शन है पेप्सिन। तो यह उन स्थिति में कार्य करता है जहां पाचन तंत्र भोजन को पचाने के लिए पर्याप्त एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, वहां पे हमारा पेप्सिन है। और पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है। तो पेट और अग्नाशय में होता है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है। पेट और अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट हमारा ये भी
तो ये हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। दूसरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। और लाइपेज, लाइपेज जो होता है एंजाइम, एंजाइम वसा पर कार्य करता है। क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी लाइपेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा परागकण कहाँ बनते हैं, 10वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है, परागकण कहाँ बनते हैं, पहला परागकोश में, दूसरा स्त्री केसर में, तीसरा टेस्टिस में, या चौथा कोई नहीं, सभी। तो परागकण जो होते हैं वो हमारे परागकोश से बनते हैं। ये परागकोश जो होता है पुंकेसर का भाग होता है, ठीक है, परागकोश पुंकेसर का भाग होता है। तो परागकण कहाँ बनते हैं, परागकोश से बनते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्त्री केसर, तो स्त्री केसर, स्त्री केसर मादा से संबंधित है, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। तीसरा टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है जो कि पुरुष संबंधित है, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जब मेरे से पूछे गए बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव,